हमारे साथ अखिलेश कुमार सुमन जी हैं। ये करियर काउंसलर हैं। पिछले 20 सालों से पटना में बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। वैसे बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद एडमिशन के लिए भटकते रहते हैं, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और वो गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं। तो सुमन जी वैसे ही छात्रों की मदद करते हैं जो जिनको ज़रूरत होती है और उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, खासकर गरीब बच्चे जो किसी के झांसे में आ जाते हैं और अपने माता पिता की कमाई पानी में बहा देते हैं। तो सर, अभी इंजीनियरिंग के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जेईई मेन का आवेदन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। बच्चे कैसे तैयारी करें, उसकी तैयारी के साथ आवेदन कैसे करें, इसके बारे में हमको बता दीजिए। हाँ, देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दूं। इसका 27 नवंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। फर्स्ट फेज का 2 फेज में एग्जाम होता है जेईई मेन का। एक फर्स्ट फेज ये है और सेकंड फेज अप्रैल में होता है। बच्चे दोनों में से किसी भी एग्जाम में जिसमें ज़्यादा परसेंटाइल होता है वो फाइनल उसके रैंक में मैनेज हो जाता है। ठीक है। और प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो अभी बच्चे को ये चाहिए कि जो ओवरऑल उन्होंने स्टडी किया है, ठीक है, उसको समराइज करे। जो पेपर पॉइंट उसके बिक हैं उसको कंप्लीट करें और क्वेश्चन बैंक को देखें, पैटर्न को देखें कि पिछले 3-4 सालों में किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर से और किस लेवल पे आया है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी तैयारी पूरी लेवल पे होगी, कंप्लीट होगी। और बच्चों को कभी एग्जाम में हताश नहीं होना चाहिए। अपनी तैयारी कंप्लीट लेके जाएं और अपना बेस्ट दें। और निगेटिव मार्किंग है तो इसका भी ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चंस को चूज ना करें, जो कॉन्फिडेंट है उसको ही टच करें। अभी सबसे महत्वपूर्ण है आवेदन करना। आवेदन करने में बच्चे कई बार गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं, उसके कारण उनको आगे परेशानियां होती हैं। उसमें क्या क्या ध्यान रखें? जी बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करने में आपने एक गलती की तो वो गलती हमेशा आपको परेशानी, आगे के काउंसलिंग में अगर आपका रैंक आ भी जाता है और आपको सीट अलॉटमेंट भी हो जाता है, फाइनल एडमिशन के टाइम में आपका रुक जाएगा। जैसे बोर्ड का चुनना, आप जैसे ही बोर्ड का सिलेक्शन करते हैं कि किस बोर्ड से आप 12th कर रहे हैं या पास आउट हैं, तो आप उसी बोर्ड से करें जो बोर्ड आपके पास रेगुलर बेसिस पे हो। ऐसा ना हो कि अभी आपने सीबीएसई बोर्ड चूज किया, बाद में आप सोचेंगे कि मैं बिहार बोर्ड या किसी ओपन बोर्ड का लगा दूंगा, तो वो वैलिड नहीं है। दूसरी बात, किसी भी ओपन बोर्ड से करने से पहले उसकी वैधता जांच कर ले कि वो वैलिड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं हम जहां से कर रहे हैं वो वैलिड ना हो, तो वहां पे क्या होगा, चीजें आपकी फंस जाएंगी। ठीक है, इसलिए इस बातों को स्पेशली ध्यान दें कि आप जिस बोर्ड से कर रहे हैं वो रेगुलर है या ओपन है, तो उसकी मान्यता है या नहीं। ऐसा नहीं, किसी बहुत सारे से दलाल होते हैं जो कि फेल स्टूडेंट को बोलते हैं कि मैं आपको पास करा दूंगा, इस ओपन बोर्ड से कर लीजिए, इससे कर लीजिए। तो सारे बोर्ड, ओपन बोर्ड जो होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, मान्यता नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है देश का जो उसको नहीं मानती, एलिजिबल नहीं मानती है। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं इसी बात पे आ रही थी। पटना में बहुत सारे ऐसे करियर काउंसलिंग सेंटर खुल गए हैं जो बच्चों को यह दिलासा दिलाते हैं कि आप किसी भी स्ट्रीम से मैट्रिक क्यों नहीं किए हो, आपको हम साइंस से आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा देंगे। तो यहाँ पर बच्चे कैसे फंस जाते हैं और क्या हो, ये खेल पूरा क्या है? देखिए क्या है, मिट्टी तो बच्चे जो है मिट्टी के, कच्ची मिट्टी हो तो उसके घर है, तो सब घर बना होता है, तो बच्चा बहुत लचीला होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं बच्चों को। और आजकल पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा बस अच्छा करे। जब बच्चों का कोई पेपर में बैक लग जाता है या फेल हो जाते हैं, तो वैसे हालत में पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा कॉलेज मिले और या अच्छा कुछ करे। उस ख्वाहिश में क्या वो उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो उन्हें बरगलाते हैं, जो उन्हें गलत रास्ते पर लग जाता है, जो ये कहते हैं कि तुम इस बोर्ड से कर लो, तुम्हारा डिग्री दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा भी एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन भी हो जाएगा, बट वो डिग्री कब तक और कितना वैलिड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपने जिस बोर्ड से एडमिशन लिया, जिस किसी और के द्वारा, आप वो रेगुलर बोर्ड नहीं है, ओपन बोर्ड है, और आपने एडमिशन तो ले लिया, बाद में जांच में आई तो पता चला उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। होता है कि ये लोग दलाल टाइप के लोग होते हैं या बिचौलिया टाइप के लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि किसी और बोर्ड का, किसी और स्टूडेंट के नाम का है, आपका नाम मिलता जुलता है, इनरोलमेंट नंबर, ये नंबर चेंज करके आपका डिटेल डाल देंगे, तो वहां पे आप फंस सकते हैं। अभी आप, ये तो हो गया बात की फंसने वाली बात हो गई, मगर बच्चे कितना देर परीक्षा की तैयारी करें जिससे उनको अच्छा स्कोर मिल सके?
इसके लिए क्या करें? मैं बता दूं, बच्चे को अभी के टाइम में जो बच्चे 12th अपियरिंग है, इस बार 12th देंगे, तो वो कम से कम अपने 12th के सिलेबस को भी ध्यान में दें, क्योंकि NITs IITs के लिए 75% पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आपका 75 से बिलो होता है, तो अगर रैंक आपका 10,000 भी है लेकिन आपका 74% आ गया, तो आपका किसी NITs IITs में नहीं होगा, तब आपको बहुत अफसोस होगा। इसलिए आप 12th को भी ध्यान दें, अपियरिंग स्टूडेंट है तो 12th के सिलेबस के साथ साथ कोशिश करें कि कम से कम मिनिमम 3 से 4 घंटे वो जेईई मेन को जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसको फॉलो करे और उसको ध्यान में दें। और जो बच्चे पास आउट हैं वो कम से कम 8 घंटे तो जेईई मेन के प्रिपरेशन में लगाएं। सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान दें, कोचिंग ट्यूशनों से में ज़्यादा उलझे नहीं, उसमें ज़्यादा समय बर्बाद न करके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। ऐसा भी देखा भी जाता है कि कोई बच्चे हैं जो मेडिकल में टॉप कर जाते हैं और इंटर में फेल हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव देखते हैं, वो कंपटीशन और जो ऑब्जेक्टिव। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी बड़े लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट, आकाश है, फिटजी है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एलेंस है, ठीक है, करियर पॉइंट है, ये लोग क्या सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, को कम करते हैं, और ये लोग ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा पैटर्न को ध्यान देते हैं और न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। थ्योरी थोड़ा कम हो जाता है इंजीनियरिंग में बच्चों, चूंकि न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिक्स कहते हैं, फिजिक्स और मैथ इंजीनियरिंग का दोनों, ठीक है, मदर पार्ट है, तो दोनों उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या बच्चे क्या होता है, बैक लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो 12th का जो टॉपिक है, 12th में क्या है, थ्योरी पोर्शन, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उसको उस पैटर्न पे नहीं जा पाते हैं, तो बच्चे वहां पे बैक लग, सारे विषय भी पढ़ने पड़ते हैं, सारे विषय 5 पेपर तो पढ़ना ही आपको, पढ़ना ही पढ़ना है। तो बच्चे मूलतः यही है कि बच्चे सभी विषयों को, जितने भी विषय है उसको पढ़े और जो मुख्य विषय है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कुछ आप ऐसी चीज़ जो बताना चाहते हो बच्चों को कि जिससे वो उनका जो परीक्षा है वो अच्छा जाए? देखिए, मैं तो बच्चे को सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपना बेहतर दें, 12th और NCERT के बुक को फॉलो करें जी। आप इधर उधर के बेकार की बुकों पर ध्यान न दें, NCERT के कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करें, वही आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ऐसा देखा जाता है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो अपनी किताबें दे देते हैं, सभी इंस्टीट्यूट वाले सब अपनी उनकी किताबें हो जाती है, तो उसमें बच्चे कैसे फंस जाते हैं, क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि जो लोग अपनी असाइनमेंट वगैरह देते हैं, वो किताब नहीं देते हैं, वो लोग असाइनमेंट टाइप का, बुक्स टाइप का, नोट्स टाइप का बनाते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, अपने इंस्टीट्यूट, अपने ब्रांड। लेकिन क्या होता है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं और NCERT को फॉलो करते हैं। तो अगर हम NCERT करेंगे कंप्लीट, तो ऑटोमेटिक उसको हम कवर कर लेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग लेना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सेल्फ स्टडी से भी पास किया जा सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन तो बच्चे के मेरिट पे डिपेंड करता है, ये बहुत उलझन हुआ क्वेश्चन है। और बच्चे, मैं तो यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपका बेस मजबूत है, तो कोचिंग सेंटर्स की नीड नहीं है आपको, आप सेल्फ स्टडी अच्छे से करेंगे। मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, मार्गदर्शन तो देखिए, या पिता का हो या गुरु का हो, किसी न किसी का तो मार्गदर्शन चाहिए। बिना मार्गदर्शन का तो कुछ भी होना संभव नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सेल्फ स्टडी के साथ आपने जो भी बड़े टीचर हैं या माता पिता हैं, उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। थैंक यू।